दोस्तों, आज पेश है दौलत मांगे खून। देखो और चित्र दोस्तों, सभी दीवाने दौलत के में आपने पढ़ा, नहीं पढ़ी हो तो एक कॉमिक्स आगे डाल रखी है दोस्तों। परंतु चंद्रसेन साकाल की मनोभावना से अनिभिक युवराज शिवराज के साथ नियंत्रण अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर होता जा रहा था। कई दिन यात्रा करने के बाद नक्शे के मुताबिक यह जब हमारी मंजिल है, मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर आज रात हमें यहीं गुजारनी चाहिए। शाम ढल चुकी है, हमारा आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारा कहना उचित है सकाल, आओ अंधेरा होने से पूर्व हम किसी सुरक्षित स्थान पर डेरा डालें। थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद वे देखिए युवराज, मेरे विचार से गुफा रात बिताने के लिए उपयुक्त रहेगी। लेकिन कुछ सोचकर चंद्रसेन सकाल से बोला, सकाल तुम यही युवराज के पास ठहरो, मैं गुफा का मुआयना करके आता हूँ। जी। चंद्रसेन युवराज शिवराज की सुरक्षा की जिम्मेवारी सोच सकाल गुफा में बढ़ गया। गुफा में दाखिल होकर चंद्रसेन किसी खतरे से प्रति निश्चिंत हो गया। सब ठीक है सकाल, चले आओ। और सकाल और शिवराज गुफा में पहुंचे। उसके बाद तीनों भोजन किया, सुलताने लगे। फिर सफर की थकान के कारण जल्दी उन तीनों की आंख लग गई। उधर बोना जादूगर अपनी शैतानी शक्ति का आह्वान कर रहा था, ए महाकाल के दूत प्रकट हो। अगले ही पल हा हा। थोड़ी देर बाद, बोल मेरे आका, तूने मुझे क्यों याद किया, क्या चाहता है मुझसे? तुम जानते हो मेरी दुश्मन अभी जीवित है, मैं उनकी मौत चाहता हूँ। चंद्रसेन के रहते तू उनका बाल विवाह का नहीं कर सकता। तू देख चुका है कि तेरी हर कोशिश नाकाम सिद्ध हुई। अभी भी वक्त है, उस दौलत के पाने का ख्याल छोड़, वरना बर्बाद हो जाएगा। वह दौलत खून मांगती है, रही है खून। मैं उसे अपने दुश्मनों का खून दूंगा। बता दुश्मन इस वक्त कहाँ है? तेरी जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर महाकाल ने अपना विकराल मुंह खोल दिया। अगले ही पल बोना जादूगर महाकाल की विकराल मुंह खुले मुंह में चंद्रसेन शिवराज सकाल को पहाड़ी गुफा में निंद्रा मगन अवस्था में देखा तो ठाका मार के हंस पड़ा। हाँ, यही मौका है, मैं शिवराज को चुपचाप उठा लाता हूँ। फिर बोना जादू मस्तक में तेजी से सक्रिय हो गया। कल अमावस है, कल शिवराज के 12 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मैं उसकी मदद से खजाने की चाबी हासिल कर कर यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। उसके बाद चंद्रसेन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। यही ठीक रहेगा। यह सोच बोना जादूगर निश्चिंत हो गया और महाकाल को वापस जाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात थोड़ी देर बाद जल महल की छत पर खड़ा कोई मंत्र बुझ रहा था। ओम क्रिंग सिंह कंग करंग। और कुछ ही क्षणों पश्चात उपरांत बोना जादूगर विशाल चमगादड़ का रूप धारण कर लिया और उड़ने लगा। थोड़ी देर बाद और फिर गुफा में दाखिल होकर बोना जादूगर खतरे से अनभिक्ष हो गया। तुरंत ही अपने असली रूप में आया और अगले ही पल उसने बड़ी सावधानी से सोए हुए शिवराज को अपनी बाहों में लिया। शिवराज को कब्जे में है, उस खजाने तक मेरे सिवा कोई नहीं पहुंच सकता। मन ही मन खुशी से झूमता हुआ बोना जादूगर फौरन अपनी गुफा से बाहर निकला और फिर शिथिल को बाहों में उठा जल महल की ओर चल पड़ा। उसी समय एकाक चंद्रसेन की निंद्रा भंग हो गई। अरे युवराज कहाँ गया? शिवराज को अपनी जगह न देखकर चंद्रसेन आश्चर्य में डूब गया। तभी उसके मस्तिष्क में विचार बिजली की तरह कुरंत हो, कहीं शिवराज को बोना जादूगर तो नहीं उठा ले गया। विचार आते ही अगले पल सकाल को जगाते हुए बोला, शिवराज का जीवन खतरे में है, फौरन उसकी मदद के लिए पहुंचना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी अपने हथियार संभाल कर गुफा से बाहर निकल आए और शिवराज को खोजते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। तभी वो देखिए युवराज, ओह मेरा शक ठीक निकला। स्थिति को जब को समझते ही चंद्रसेन निर्णय स्वर में बोला, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। कहने के साथ ही अगले ही पल वह
बहते सागर में छलांग लगा दी और चंद्रसेन के पीछे सकाल भी सागर में कूद गया और फिर दोनों तेजी से पानी की सतह से नीचे चीरते हुए राजमहल की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तब तक बोना जादूगर उनकी नज़रों से ओझल हो चुका था और जब वह जल महल के समीप पहुंचे, यहाँ अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। न जाने बोना जादूगर कहाँ गायब हो गया। घबराओ नहीं सकल, हमारे तिलस्मी महल का नक्शा मौजूद है, था द्वार का पता लगाना कोई कठिन नहीं है। इतना कह चंद्रसेन ने ताबीज निकाल लिया और तिलस्मी किले का नक्शा लिया। नक्शे का जायजा लेने के बाद चंद्रसेन नक्शा वापस ताबीज में रखा और सकाल के पीछे आने को आदेश दिया और स्वयं एक और हो गया। थोड़ी देर बाद यह देखो, यह वह कुआ है जहाँ से होकर हम तिलस्म किले में दाखिल हो सकते हैं। मगर सकाल का विरोध करना चाहा, लेकिन चंद्रसेन ने कुएं में छलांग लगाते देख खामोश रह जाना पड़ा। कितना कम वक्त, अपने साथ मुझे भी मरवाएगा। लेकिन जैसे ही उसने चंद्रसेन को ओझल होते देखा, वह भी कुएं में कूद गया। अगले पल सकाल के जिस्म शून्य में लहराया और तेजी से नीचे गिरता चला। क्या पता कुएं में पानी का नामो निशान तक नहीं है। और जल्दी ही सकाल का शरीर सख्त धरातल से टकराया। सकाल पीड़ा के कारण कर्रा उठा, लेकिन चोट की परवाह किए बिना सकाल कलाबाजी खाता हुआ पैरों पकड़ा हुआ। तभी उसकी नज़र चंद्रसेन पर पड़ी, पर बस भी बोला, युवराज, यह हम कहाँ पहुँच गए? हम सही जगह पर पहुँचे हैं, मेरे पीछे आओ। फिर वह सावधानी से सुरंग में आगे बढ़ने लगे, लेकिन अभी कुछ दूर गए थे। बचाओ! और सकाल चीख सुनकर चंद्रसेन पलटा, सकाल की मदद के लिए लपका और फिर जल्दी चंद्रसेन संभल कर खड़ा हुआ। तभी हा चंद्रसेन, अब तुम मेरे कैदी हो। इस कैद क्षेत्र में मौत मुक्ति मिल सकती है। दोस्त जादूगर, हिम्मत है तो सामने आ और मेरा मुकाबला कर। तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा चंद्रसेन। न जाने दुष्ट कहाँ छिपा बैठा है। और तभी बोना जादूगर सपाट दीवार के अंदर से गुफा में दाखिल होता हुआ बोला, लो, तुम्हारे सामने आ गया हूँ। बोने जादूगर को देखते ही चंद्रसेन ने वार किया। हाँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते चंद्रसेन, तुम्हारी तलवार मुझे छू भी नहीं सकती। बहुत गर्व है तुम्हें अपनी बहादुरी पर मैं तुम्हारा चूर चूर हो जाएगा। हाँ हाँ, अठासा करता हुआ बोना जादूगर चंद्रसेन की नजरों से ओझल हो गया। बोना जादूगर ओझल होते ही मुझे जल्द से जल्द इस कैद से निकलने का प्रयास करना चाहिए। न जाने शिवराज और सकाल पर क्या बीत रही है। विचार मन में आते ही चंद्रसेन कैद से निकलने का प्रयास में जुट गया, किंतु प्रयास के बावजूद भी चंद्रसेन को मुक्ति नहीं मिली। अभी तक सफलता नहीं मिली। इस कैद खाने से तिलस्म पार द्वार को खोज पाऊंगा या नहीं। आखिरकार चंद्रसेन निराश होकर फर्श पर बैठ गया। तभी ऊपर से आहट सुनाई दी, सर खड़। और उसके बाद युवराज शिवसेन बिना एक पल गवाए चंद्रसेन रस्सी के सारे ऊपर चढ़ने लगा। और चंद्रसेन खामोश रहने का इशारा करते ही शिवराज ऊपर रस्सी से नीचे लटका दी। और ऊपर पहुंचकर, शाबाश शिवराज, तुम मदद न करते तो मैं इसी कैद में कभी आज़ाद ना होता पाता। फिर कुछ ध्यान में आते ही चंद्रसेन बोला, लेकिन तुम उस दुष्ट जादूगर की कैद में थे। वह मूर्ख जादूगर मुझे सोया जानकर मेरी ओर से निश्चिंत हो गया था। युवराज चंद्रसेन आपीती सुनाते हुए बोला, और जैसे ही वह मुझे एक सुंदर सुसज्जित कक्ष के गद्दे पलंग पर छोड़कर बाहर गया, मैं खड़ा हुआ और मैंने उसका पीछा किया। थोड़ी देर बाद तो चंद्रसेन यहाँ तक आ गया है, अभी मजा सकाता हूँ। और फिर जादूगर क्रियाकलापों को चुपचाप देखता रहा। फिर जैसे ही वह तिलस्मी कक्ष से निकलकर अपने शयन कक्ष में जाकर लेटा, यही मौका है, मुझे अपने मित्र की मदद के लिए तुरंत जाना चाहिए। और मैं आपकी मदद करने यहाँ पहुँच गया। फिर तो तुम उस दुष्ट जादूगर के कक्ष में भी ले जा सकते हो। हाँ, क्यों नहीं, आइए। और चंद्रसेन के पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन जैसे ही चंद्रसेन महल के कक्ष में
कदम रखा। बोने जादूगर की निंद्रा भंग होगी। जरूर कोई अनजान मानव मेरी तिलस्मी महल में आ गया है। दुष्ट जल्दी ही बोना जादूगर को पता लग गया कि वह अज्ञात व्यक्ति कोई और नहीं युवराज चंद्रसेन है। ओह, यह बात है, लेकिन अभी इन्हें मेरी ताकत का पता नहीं है। मैं चंद्रसेन को चींटी की तरह मसल कर रख दूंगा। शायद इसकी मौत इसे यहाँ खींच कर ला रही है। और चंद्रसेन बोने जादूगर से खतरनाक इरादों से अनभिज्ञ महल के भीतर शीश महल में जा पहुंचे। युवराज, तुम यहीं ठहरो, मैं दुष्ट का अंत होने के बाद तुम्हें अंत न होने तक तुम्हारा सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। लेकिन शिवराज आगे कुछ कहना चाह इसे पूर्व ही चंद्रसेन शीश महल के द्वार की ओर बढ़ गया और शीश महल के अंदर कदम रखते ही द्वार स्वयं बंद हो गया और चीख उठा, राजकुमार चंद्रसेन, द्वार खोलिए। लेकिन शिवराज की आवाज़ चंद्रसेन के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। और चंद्रसेन अनिच्छुक सा शीश महल के बाहर निकलने का द्वार खोज रहा था, किंतु हर ओर शीशे में अपना प्रतिबंध नजर आ रहा था। ओह, समझ में नहीं आता इस शीश महल को पार कैसे करूं। तभी, हाँ चंद्रसेन, अब तुम बच नहीं सकते, तुम्हारा मौत निश्चित है। ओह, तो यह तो वक्त बताएगा दुष्ट किसकी मौत निश्चित है। कहने के साथ ही चंद्रसेन जादूगर पर वार किया। अरे अरे, ये क्या, तलवार आर पार जाने के बावजूद भी यह जीवित है। हा हा हा। और चंद्रसेन को आश्चर्य में काबू न पा सका। जादूगर एकाग्र अदृश्य हो गया और दूसरे पल चंद्रसेन के चारों तरफ जादूगर खड़ा देख सोच में पड़ गया। तभी समझा यह दुष्ट जादूगर भ्रम के रूप में असली रूप को ढूंढना होगा। हाँ, सोच क्या रहे हो चंद्रसेन, वार करो वार। हाँ, तुम मुझे जितनी बार मारोगे मैं उतनी बार जीवित होकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। हाँ। तभी चंद्रसेन कुछ सोचकर मुस्कुरा कर बोला, मूर्ख जादूगर, बहरूप धारण करके तुम मुझे धोखे में नहीं दे सकता। असली रूप को पहचान चुका हूँ, क्या बकते हो। अपने जोक में वो जादूगर ने तुरंत बोल उठा और बोलते ही उसका भ्रमित रूप स्वयं अदृश्य हो गया और वो जादूगर को सामने आते ही, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा दोस्त। ओह, यह क्या मूर्खता कर बैठा। और जादूगर मूर्खता मन ही मन खींच उठा। परंतु चंद्रसेन के वार को आपको बेखूबी से बचा गया। और लेकिन इससे पहले बोने जादूगर के पैर फर्श पर टिकते चंद्रसेन ने उसे तलवार खींच कर मारी। परंतु खतरा भापते हुए बोना जादूगर ने हवा में कलाबाजी खाता हुआ तलवार के सामने से हटा गया। बोना जादूगर अपने बचाव तो कर गया, लेकिन चंद्रसेन की तलवार शीशे की दीवार से टकराई। ठीक उसी समय बोने जादूगर की चीख वातावरण में थरा उठी और चंद्रसेन भाप गया कि बोना जादूगर की मृत्यु का राज उस शीशे में कैद था। और अगले ही पल चंद्रसेन ने झपट कर तलवार संभाल ली और फिर वह शीशे की दीवार को चूर चूर करता चला गया। हर शीशा टूटने के साथ ही उसका जख्म जादूगर जिस्म पर उभर आया और वह उसकी दर्दनाक चीख वातावरण में गूंज उठी। आखिरकार शीशा टूट बोना जादूगर खून से लथपथ निडाल फर्श पर ढेर हो गया। आखिर तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल ही गई। और फिर देखते ही देखते बोना जादूगर की जीवन लीला समाप्त हो गई। बोने जादूगर के मरते ही शीश महल को झपकते ही पुराना खंडर नजर आने लगा। लगता है दुष्ट जादूगर के मरते ही जल महल का तिलस्म भी खत्म हो गया और अब हम यहाँ खतरे में नहीं हैं। हाँ। और तभी शकल वहाँ पहुँचा। राजकुमार चंद्रसेन, बधाई हो, अपने दुष्ट जादूगर को मारकर हमारा हर मुश्किल आसान कर दी। तुम अब तक कहाँ थे सकाल। मैं कैद था, लेकिन जल महल के तिलस्म टूटते ही आज़ाद हो गया, आपको ढूंढता हुआ पहुँच गया। अब मेरे लिए क्या गया राजकुमार। खजाने की चाबी प्राप्त करने के लिए मैंने अभी काफ़ी समय बाकी है, क्योंकि अमावस की रात कल है।
और चंद्रसेन के कहने पर सभी वहीं लौटकर सुस्ताने लगे। लेकिन सकाल को जैसे सांप आंखें मूंदे सोच रहा था, अब समय आ गया है, चंद्रसेन से छुटकारा पा लेना चाहिए। इसके रहते अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। सकाल के मस्तिष्क में तेजी से सक्रिय हो उठा और जल्दी किसी निश्चिंत पर पहुंच गया। लेकिन फिर भी न जाने क्यों सकाल की आंख लग गई। जाने कैसे सकाल की आंख लग गई और अपनी आंख खुली तो दिन काफ़ी चढ़ चुका था, परंतु चंद्रसेन और शिवराज गहरी नींद में देखकर निश्चिंत की सांसें ली। शुक्र है चंद्रसेन अब भी सोया है, वरना मैं सब चौपट हो जाता। मुझे देर नहीं करनी चाहिए। अगले पल सकाल अपनी जगह से उठा। राजकुमार सीरीज को ऐसी जड़ी बूटी सूंघा चुका हूँ, रात से पहले उसकी नींद नहीं टूटेगी और ऐसी जड़ी बूटी सूंघाने से चंद्रसेन को कभी होश नहीं आएगा। हा हा। और चंद्रसेन ने जड़ी बूटी सूंघाने के बाद सकाल रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। फिर जैसे सही समय आया, सकाल शिवराज को जगाते हुए बोला, तैयार हो जाओ शिवराज, अमावस की घड़ी निकट है। यही समय है जब खजाने की चाबी हासिल कर सकते हो। ठीक है चाचा जी, हम तैयार हैं। और अगले पल शिवराज पत्थर के चबूतरे की ओर बढ़ने लगा। और अमावस के लगते ही युवराज जैसे 12 वर्ष की उम्र पूरा हो गई, सकाल से बोला, आगे बढ़ो शिवराज, चाबी उठा लो, डरो नहीं। शिवराज ने चबूतरे पर रखी चाबी उठा ली। जैसे ही चाबी शिवराज के हाथ में आ गई, लाओ चाबी मुझे दो। नहीं, चाबी मैं राजकुमार चंद्रसेन को दूंगा, मैं उन्हें जगाता हूँ। चंद्रसेन के पास पहुंचकर शिवराज ने कई आवाज़ें लगाई, लेकिन चंद्रसेन नहीं जागा। तभी चंद्रसेन, जब अब कभी नहीं जागेगा भतीजे, मैंने उसे इस शुभ बीता अवसर पर हमेशा के लिए सुला दिया है। आपने चंद्रसेन को जान ले ली, आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब तेरी परवाह ही की से है गधे, जल्दी तुझे तेरे पिता के और चंद्रसेन के पास पहुंचा दूंगा। तो क्या आपने हमारे पिता की हत्या की थी? हाँ, मैंने तुम्हारे पिता का हत्यारा हूँ। कहने के साथ ही सकाल शिकारी बाज की तरह झपटा और चंद्रसेन को बाहों में दबोच लिया। जल्दी ही अगले ही पल सकाल शिवराज की बाहों में उठाए एक और चल पड़ा। छोड़ दो दोस्त, हमें छोड़ दो, अपने पिता के खून का बदला लेंगे, जान से मार डालेंगे। बहुत छटपटा रहा है सांप के बच्चे, जल्दी ही तेरा भी सिर कुचल दूंगा। कहते ही सकाल शिवराज को कसकर बाहों में बीच लिया और तुरंत ही वह अपनी चेतना को बैठा। खंडर की एक टूटी फूटी दीवार के झरोके में बैंग एक सफ़ेद कबूतर सकाल के प्रत्येक हरकत पर चुपचाप देख रहा था, लेकिन सकाल उस कबूतर में मौजूद पूर्णतः बेखबर था। दुष्ट, धोखेबाज, नीच दुष्ट, तेरी करनी की सजा तुझे जल्दी ही मिलेगी। और सकाल के जाते ही जमीन पर फड़फड़ाता कबूतर ने योगीराज कार्तिक कुमार के रूप में धारण कर लिया। फिर कार्तिक कुमार ने संजीवनी बूटी से चंद्रसेन को सूंघा कर अगले ही पर चंद्रसेन की मूर्छा टूट गई और जल्दी ही चंद्रसेन पूरी तरह होश आ गया। होश में आते ही चंद्रसेन की नज़र कार्तिक कुमार पर पड़ी। मित्र योगीराज, तुम यहाँ? तुम भले ही मुझे याद न करो मित्र, मुसीबत की घड़ी में अब तुम मुझे अपने निकट पाओगे। योगीराज कीर्ति कुमार के शब्द एकाएक चंद्रसेन शिवराज ख्याल आया। अरे युवराज और शिवराज और सकाल कहाँ गए? फिर चंद्रसेन ने ध्यान बरबस ही चबूतरे की ओर आकर्षित हो गया जिस पर चाबी रखी थी। ओह चाबी! दुष्ट सकाल शिवराज को चाबी लेकर भाग गया है मित्र, चंद्रसेन सोच में देख कीर्ति कुमार ने उसे सच्चाई बताते हुए कहा। फिर आगे बोला, युवराज, शिवराज की जान खतरे में है मित्र, न जाने वह उसे लेकर कहाँ गया है। मैं जानता हूँ, वह यह भी जानता हूँ कि सकाल उसे लेकर कहाँ गया होगा। तो फिर देर मत करो मित्र, चलो हमें वहाँ चलते हैं।
और अगले ही पल योगीराज और कीर्ति कुमार के साथ चल पड़ा। उधर शाकल को बेहोश शिवराज को लेकर खजाने के संबंध किले से बाहर पहुंचा तो रानी सबीना अपने वफादार सैनिकों के साथ पहले ही डेरा डाले थी। शाकाल के मुख से उसकी सफलता और विकर्तन सुनकर खेमे में ले आई और पुलकित स्वर में बोली, चंद्रसेन का काम तमाम कर तुमने हमारे रास्ते की हर रुकावट दूर कर दी। शाकाल, अब शाही खजाने का सिर्फ हमारा, तुम फौरन जाओ और बलि की तैयारी शुरू कर दो। सूर्योदय होने पर माँ चंडी के दरबार में शिवराज की बलि चढ़ाकर किले में पहरा दे रहे प्रेतात्माओं को हम अपने वश में कर लेंगे। जो गया महारानी जी। और कहने के साथ ही शिवराज खेमे से बाहर निकल गया। शाकाल के जाते ही सबीना शिवराज को होश में लाने का प्रयास में जुट गई। जल्दी शिवराज को होश आ गया। रानी माँ, आप हमें कहाँ शाकाल चाचा हमें मार डालेंगे। नहीं बेटे, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। आप जानती है माँ, शाकाल चाचा खूनी है, उन्होंने हमारे पिता की हत्या की है, उनसे बदला लेंगे। अवश्य बेटे, शाकाल को सजा तुम्हारे हाथों मिलेगी, परंतु पहले अपनी थकान दूर कर लो। कहकर सबीना ने चांदी के बर्तन में पेय तैयार किया और शिवराज की ओर बढ़ा दिया। लो बेटे, यह शरबत पी लो, सफ़र की सारी थकान दूर हो जाएगी। जी। शिवराज के पेय का प्याला सबीना के हाथ से अपने होठों पर लगा लिया और जैसे ही शरबत के 2-4 घूंट गले से नीचे उतरे, अब तुम मेरे वश में रहोगे शिवराज, तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। यह हमें क्या हो रहा है रानी माँ, हमारा सिर चकरा रहा है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ शिवराज, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम स्वेच्छा से चंडी माँ को अपनी बलि देने के लिए ललाई तो। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, हम खुश हैं। माँ चंडी को अपने खून की भेंट करना चाहते हैं। तो फिर आओ हमारे पीछे, हम तुम्हें चंडी माँ के दरबार में ले चले। हम आ रहे हैं रानी माँ, चंडी माँ हमें बुला रही है। और कुछ देर बाद सबीना का अनुसरण करते हुए शिवराज मंदिर की ओर बढ़ गया। भोर की मध्यम प्रकाश का वातावरण में फैलने लगा था और ठीक उसी समय वो देखो मित्र, रानी सबीना युवराज को वश में करके मंदिर की में बलि देने के लिए ले जा रही है। सबीना अपने इरादे में कभी कामयाब नहीं होगी मित्र युवराज, वह बलि नहीं होने दूंगा। और कहने के साथ ही चंद्रसेन अपने तरीके से एक तीर चलाया और फिर अगले ही पल तीर सही निशाने पर जा धंसा और सबीना को दर्दनाक चीख वातावरण में कांप उठा। उधर मंदिर में पूरी तैयारी में जुटा शाकाल चीख सुनकर चौंका। अरे, यह सबीना की चीख, मुझे फौरन कारण का पता लगाना चाहिए। अगले ही पल वह दौड़ता हुआ मरणावस्था सबीना के पास पहुंचा। सबीना, यह सब कैसे हुआ? यह बाण तुम्हें किसने मारा? शाकाल। सबीना इतना ही कह पाई थी कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और तभी शाकाल, जिस दौलत को हासिल करने के लिए तुम लोगों का खून की होली खेली, अब तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगी। अब दौलत तुम्हारा खून मांग रही है। और जैसे ही शाकाल की नज़र चंद्रसेन पर बड़ी बुरी तरह बौखला लगा। तुम जिंदा हो? हाँ, तुम्हारे गुनाहों की सजा देने के लिए जिंदा हूँ। ठीक है। तभी सबीना के सम्मोहन से मुक्त हुआ। युवराज शिवराज बोल उठा, इस शैतान की सजा हम देंगे। दोस्त राजकुमार, हमने अपने पिता को वचन दिया था कि उसके खून का बदला जरूर लेंगे। कहने के साथ ही शिवराज जमीन में पड़ी शाकाल की तलवार उठाई और जबकि चंद्रसेन और कार्तिक कुमार मूक दर्शक बने शाकाल की मौत का नज़ारा देख रहे थे। शाकाल की मौत से जैसे दौलत खून की प्यासी नहीं शाकाल की मौत से भी जैसे दौलत की खून की प्यास नहीं बुझी। और तभी अचानक भयानक गड़गड़ाहट के साथ धरती कांप उठी और किले की दीवार टूट कर गिरने लगी। खतरा भागते ही चंद्रसेन और कीर्ति कुमार विपरीत दिशा में दौड़ पड़े।
खतरे की सीमा से बाहर पहुंचकर चंद्रसेन निश्चिंत सांस ले छोड़ते हुए बोले, अब हमें कोई खतरा नहीं युवराज। मुझे अफसोस है कि जिस दौलत को सिर्फ तुम्हारा अधिकार था उसे तुम्हें नहीं दिला सका। अफसोस क्यों करते हो दोस्त, हमें तो उससे बड़ी दौलत मिल चुकी है। मैं समझा नहीं युवराज, तुम किस दौलत की बात कर रहे हो? आपके प्यार की, दोस्ती की इससे बड़ी दौलत हमारे लिए और नहीं है दोस्त। उस दौलत को न हम कोई छीन सकता है न चुरा सकता है। शिवराज के उत्तर से चंद्रसेन निरुत्तर था और योगीराज कीर्ति कुमार मन ही मन मुस्कुराते सोच रहा था, छोटी सी उम्र में इस बालक का जीवन कितना बड़ा सत्य को जान लिया है। अगर यह सत्य सब जान ले तो मोह, क्रोध, पाप का नामो निशान मिट जाएगा। समाप्त दोस्तों।